हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर तो है डीपीएसपी, जिसको क्या बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी क्लास में हम लोग भाग 3 देख लिए थे, फंडामेंटल राइट्स, और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी देखा जाते हैं, भाग 4 में देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। क्या बोला है, डीपीएसपी बोला था। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इसको ये बात क्या बताया गया इसमें ये बोला गया कि इसमें ये बोला जाता है कि इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा। किसने अनुच्छेद भाग 4 में क्या अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा, किसको, डीपीएसपी को भाग 4 में अनुच्छेद क्या संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है, जिसको क्या डीपीएसपी रखा 36 से 51 के बीच रखा गया है डीपीएसपी को। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? इसे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया था। इसे कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो अब बोला गया कि तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया है। अब देखिए, ये जो कहाँ से लिया था, ये जो हमारा है वह लिया, हम लोग लिए थे कहाँ से? आयरलैंड से लिए थे। लेकिन आयरलैंड जो है डीपीएसपी को कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने किसके संविधान से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था, और हम लोगों ने लिया था आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं। ये ऐसे तत्व हैं क्या जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन और संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। क्या बोला? जो उन्हें उपलब्ध करा सके। क्या बोला कि जो उन्हें क्या उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है, जिस कारण केटी शाह क्या बोला? जिस कारण केटी शाह बोला, जिस कारण केटी शाह ने कहा है, जिस कारण केटी शाह ने क्या कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है। नीति निर्देशक तत्व क्या उस चेक के समान है? नीति निर्देशक तत्व क्या उस चेक के समान है? नीति निर्देशक तत्व बोला गया उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। जिसका भुगतान क्या है? अपनी इच्छा अनुसार करता है। देखिए, ये क्या किसने बोला था? ये केटी शाह ने क्या बोले थे? केटी शाह जो है कि पर्सन है, उन्होंने बोला था, केटी शाह ने, कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जो उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यानी कि बैंक जो अपनी इच्छा अनुसार इसका भुगतान करता है। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। देखिए, इसका उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। इसका मेन फंडा क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोला गया कि स्थापना करना है, इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। देखो, डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? संविधान का आदर्श बोला जाता है। डीपीएसपी को संविधान का क्या बोलते हैं? आदर्श बोलते हैं। देखिए, रिकॉल कीजिए थोड़ा सा, इतना ये रिकॉल कीजिए। क्या बोला गया कि अपने क्या बोला गया? अपने आँख को ऊपर कीजिए और दिमाग को शांत कीजिए और ध्यान मग्न करके सोचिए। डीपीएसपी को किसमें? भाग 4 में रखा गया है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो इसे डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं। ठीक है, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। तो बोला गया कि ये जो जब संविधान बन रहा था तो सरकार के पास इतने धन संपत्ति नहीं थे, संसाधन नहीं थे कि इसको उपलब्ध करा सके। क्या है? इसको उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो इस क्या किया कि सरकार की इच्छा पर यह निर्भर करता था, और उसी बीच केटी शाह ने क्या बोला था कि नीति निर्देशक तत्व
उस चेक के समान है, यानी नीति निर्देशक तत्व तो वैसा चेक के समान है जिसका जिसका मुख्य कारण जिसका मुख्य काम क्या है, भुगतान जो क्या है बोला गया, बैंक जो अपनी इच्छा अनुसार भुगतान करता है इसका, ठीक है। तो इसी उनको बोला गया कि इसका उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है कि सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, ठीक है। और इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है, ठीक है। एक रिकॉल हो गया। चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया, आगे आपको ये मत बोला गया कि इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसके माध्यम से यानी किसके माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, भारत का एक लोक कल्याणकारी राज्य है। अब देखिए हम क्या बोलते, अभी बोला गया था, हाँ देखिए एक पॉइंट अब छूट गया था कि ये डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 36 में। देखिए अनुच्छेद 36 में क्या बोला गया आपको, अनुच्छेद 36 में आपको बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की संदर्भ में राज्य की इसमें परिभाषा दिया गया है। देखिए राज्य में कि इसके परिभाषा दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा के बारे में कोई बोलता है तो बोलिए किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो कहिएगा कि अनुच्छेद 36 में यानी कि 36 में दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 37 में। देखिए अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 37 में कि अनुच्छेद 37 बोलता है, अनुच्छेद 37 कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब देखिए इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी जाकर न्यायालय में हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम न्यायालय जो होता है एससी और एचसी होता है, एससी और एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो होता है, तो इसे न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जाता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा ये क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। अब बोला गया इसको नहीं कराया जा सकता है, यह वाद योग्य नहीं है, यह क्या बोला गया, यह क्या वाद योग्य नहीं है ये, ठीक है। ये बात क्या न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये क्या बोला, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अपरिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा, यानी वाद योग्य नहीं है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अगर आपसे कोई बोले तो कहिएगा अनुच्छेद 37 यानी कि 37 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 38 में। देखिए अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, अनुच्छेद 38 बोलता है कि अनुच्छेद 38 बोलता है ये कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति, क्या बोला, लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, अर्थात सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या बोला गया कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात इसका मतलब हुआ, लोक कल्याण की अभिवृत्ति का इसका मतलब हुआ कि सरकार जो है जनता का कल्याण करेगी, यानी कि मदद करेगी, हेल्प करेगी। सरकार क्या है, जनता का हेल्प करेगी, मदद करेगी, कल्याण करेगी। जैसे किस रूप में मदद करती है, जैसे राशन कार्ड, सपोज मान लीजिए कि एक राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में मदद करती है सरकार जनता को, ठीक है, राजनीतिक न्याय के रूप में मदद करती है। चलिए अब आते हैं कितना, अनुच्छेद 39 में आता है। देखिए अनुच्छेद 39 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 39 में आपको बोला गया कि समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण, यानी अनुच्छेद 39 में ये बात बोला गया, अनुच्छेद 39 में कि समान काम के लिए स्त्री को समान वेतन और संसाधन का उचित वितरण के, और कोई बोले तो किसमें, अनुच्छेद 39 में दिया गया है, ठीक। राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएं, राज्य बालकों को स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन का उपलब्ध कराएं, ये किस में बताया गया है, डीपीएसपी में बोला गया है, ठीक है। अब बोला गया अनुच्छेद 39 क में, देखिए अनुच्छेद 39 क में देखिए क्या बोला गया, अनुच्छेद 39 क में ये बोला गया कि निःशुल्क विधि सहायता, यानी निःशुल्क विधि कानूनी सहायता, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 39 के क में दिया गया है। निःशुल्क विधि कानूनी सहायता जो है, विधि यानी कि कानून, विधि यानी कि यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि कानून अगर आपकी मदद करता है तो यानी कि बिना पैसे की वो मदद करेगा, बिना शुल्क कोई 1 रुपया भी लिए उसको मदद करना है, तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया, 39 के क में बताया गया। और ये किस संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा ये बताया गया है, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा ये बताया गया है कि निःशुल्क विधि सहायता,
अनुच्छेद 39 क में 42वां संशोधन 1976 में ये बताया गया है। 42वां संशोधन 1976 के तहत ये बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या बोला, ग्राम पंचायतों का संगठन बोला गया। क्या बोला, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। अब आता है अनुच्छेद 41 में। देखिए, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। ठीक है, कुछ दशाओं में क्या सरकारी सहायता प्राप्त करना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना। जैसे किस रूप में सरकारी सहायता प्रदान करता है? वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता है, विधवा पेंशन के रूप में मिलता है, विकलांग को साइकिल के रूप में मिलता है, विकलांग को साइकिल के रूप में, यानी कि दशाओं में सरकारी सहायता क्या प्राप्त कर मिलता है। जैसे वृद्धा पेंशन, यानी कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, 60 से उम्र अगर ज़्यादा हो जाता है तो उन लोगों को वृद्धा पेंशन दिया जाता है, जिसका इनकम के कोई सरकारी सोर्स से अगर इनकम उसका नहीं आ रहा है तो उसको वृद्धा पेंशन दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे आ जाता है क्या, ये विधवा पेंशन, क्या बोल रहे हैं, विधवा पेंशन। ठीक है, तो विधवा पेंशन यानी कि जो महिला विधवा होती है, जिसके यानी कि पति में गुजर गए होते हैं, तो उनको भी पेंशन मिल दिया जाता है, विधवा पेंशन। ठीक है, अब जैसे विकलांग को साइकिल, यानी विकलांग को साइकिल सहायता करना, ये पेंशन दिया जाता है। ठीक है, मदद किया जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद कितना पर? 42 पर आते हैं। देखिए, अनुच्छेद 42 में क्या बोला गया आपको? अनुच्छेद 42 में बोला गया कि अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, न्याय संगत कार्य के मनोचित दशा बोला गया। मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, प्रसूति सहायता क्या उपलब्ध कराना बोला गया। तो प्रसूति सहायता उपलब्ध, यानी न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 42 का। तो अगर आप लोगों को इससे कोई रोकता है इस चीज़ से, तो आप क्या कीजिएगा, उस पर अनुच्छेद 42 के तहत उस पर अपील दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, कानून में जाकर अपील दर्ज न्यायालय में दर्ज कर दीजिएगा, वो तुरंत आपका काम कर देगा। ठीक है, तुरंत शर्त ही काम करेगा। अगर करने से आपको सरकारी हॉस्पिटल में आपको जाइएगा तो ऐसा अगर करता है तो न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा और प्रसूति सहायता प्रदान करना। जैसे गर्भवती महिला, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। इसका मतलब यही हुआ कि मान लीजिए आप गर्भवती महिला हैं, ठीक है, तो आपसे बहुत ज़्यादा कोई काम ले रहा है, ठीक, तो आप अगर उस स्थिति में क्या कर सकते हैं आप कि ऐसे केस में आप न्यायालय जाइए, क्या बोला है, न्यायालय जाइए और यहाँ पर अपना अपील दर्ज कीजिए कि हमसे हमारा ये दिक्कत है और ये पर्सन हमसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तो उस पर्सन पर कार्रवाई की जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 42 के तहत कहीं भी डरना नहीं है। अनुच्छेद 42 वहाँ बोलिएगा, वो जो ऑफिसर बैठा रहेगा वो न्यायालय में, वो अच्छा कानून में, तो आपको वहाँ पर सहायता करेगा, उसको करना पड़ेगा सहायता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया। आगे बोला गया आपका कि अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 बोला गया। अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 43 में कि निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया गया, निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया गया जाए कि परिवार चला सके। यानी कि निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब हुआ अनुच्छेद 43 में बोला निर्वाह योग्य मजदूरी। तो कोई बोलेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब हुआ कि इतना वेतन दिया जाए कि परिवार जो चला सके, यानी जैसे कुटीर उद्योग, जैसे क्या है कुटीर उद्योग बोला गया। ठीक है, तो चलिए अब इतना तक तो क्लियर है। चलिए आते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। अब आते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में क्या बोला गया आपको? अनुच्छेद 43 में ये बात बोला गया कि
अनुच्छेद 43 में कि देखिए अनुच्छेद 43 क में ये बात आपको बोला जाता है। 43 तो आप लोग देख लिए कि निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी यानी कि इतना वेतन दिया जाए कि वो अपना परिवार चला सके, यानी कि कुटीर उद्योग जैसे। अब 43 क में देखिए 43 क में क्या बोला गया कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी कि उद्योग प्रबंधन में क्या कामगारों की क्या भागीदारी बोला गया। उद्योग प्रबंधन में क्या है, कामगारों की भागीदारी, ये बात बोला गया। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये बात बोला गया। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये उन किसमें 43 के क में दिया गया है। उसके बाद कौन आता है, अनुच्छेद 43 ख। देखिए अनुच्छेद 43 ख में क्या बोला गया, सहकारिता। अनुच्छेद 43 ख में क्या बोला, सहकारिता के बारे में बताया गया है। सहकारिता के बारे में किस में, अनुच्छेद ख में। और निर्वाह योग्य मजदूरी 43 में। और उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 क में बताया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 44 में बोला गया। अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में क्या बोला गया, समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए निर्वाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियाँ अलग हो। यानी देखिए 44 में, ये अनुच्छेद 44 में बोला गया कि समान सिविल संहिता, सबको समान सिविल संहिता मिलेगा, ठीक है, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। यानी कोई भी धर्म हो, अब सिख हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से आप अगर आते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें आप लोग समान सिविल संहिता दिया जाएगा, यानी कि सभी के लिए शर्तें विवाह यानी तलाक का शर्तें जो है समान रहेगी, भले वह आप किसी भी रीति से अलग हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट एक बोला गया। नोट पॉइंट में क्या बोला गया आपका कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अब देखिए यहाँ पर ये बात बोला गया कि भारत का एक राज्य गोवा एक ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है। समान सिविल संहिता लागू है, इसका मतलब हुआ कि आप वहां पर अगर विवाह करते हैं या तलाक देते हैं तो आप जो अदर पर्सन जो वहाँ के किसी भी धर्म के लोग हैं तो जो कानूनन उस पर कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि जो शर्तें मानना पड़ेगा वो सबको समान शर्तें मानना, चाहे वो अमीर है गरीब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको गोवा का राज्य अगर वहाँ का है तो उसको समान सिविल संहिता आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। यानी कि जो अपराध करता है, अपराध के कानून को क्या बोलते हैं, अपराध के कानून के क्या बोलते हैं, अपराध कानून को दंड संहिता बोला जाता है। अपराध के कानून क्या बोलते हैं, दंड संहिता बोला जाता है। अपराध के कानून को दंड संहिता बोला जाता है। और चुनाव के कानून को आचार संहिता बोला गया। जब चुनाव होता है आचार से बोला जाता है कि आचार संहिता लग जाता है। जैसे अभी बिहार में फिलहाल चुनाव हुआ तो आप लोग देखें कि आचार संहिता लगा हुआ था चुनाव से कुछ दिन पहले से ही, ठीक है। तो यही बात बोला गया कि अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के कानून को कहते हैं आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कितना पर, 45 बात है। अनुच्छेद क्या है, 45 बात है। तो देखिए अनुच्छेद 45 में ये बात बोला गया, अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से, अनुच्छेद 45 में बात बोला गया कि 6 वर्ष, क्या बोलते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य की 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, वह क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को का निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यही बात देखिए आपको एक बार पहले भी बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि किस अनुच्छेद में बताया गया था निःशुल्क से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। दिया भी जाता है निःशुल्क से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। सरकारी स्कूल की सिर्फ बात यहाँ पर हो रही है और प्राइवेट स्कूल वाले को नहीं, क्योंकि वो उसके मानने होते, वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें कोई नहीं है। अपना सरकारी स्कूल का सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद बोला गया कि शिक्षा के नोट में बोला गया शिक्षा के अधिकार को, क्या बोले, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर, क्या बोला, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार को बनाकर 21 के कम। अब देखिए किस में बोला गया था, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाकर 21 क में बनाया गया था।
21 क में 86वां संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार, पहले देखिए से कब बोला, 86वां संशोधन 2002 से पहले ये जो है मूल अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन शिक्षा का अधिकार, लेकिन शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाकर कब 86वां संशोधन 2002 के तहत एक अनुच्छेद 21 के क में रख दिया गया। इसको अनुच्छेद के 21 में 21 के क में रख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अनुच्छेद 46 में आते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या बोला गया कि SC या ST या OBC के लिए समान आरक्षण होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्या विशेष आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, विशेष आरक्षण होना चाहिए। समान आरक्षण कहाँ मिलेगा, विशेष आरक्षण होना चाहिए। क्या SC बोले, ST बोले और OBC के लिए विशेष आरक्षण की होना चाहिए, विशेष आरक्षण होना चाहिए, ये बात बोला गया। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, अनुच्छेद 47 में आते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या बोला गया आपका कि अनुच्छेद 47 बोलता है कि सरकार जो है सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार क्या है, पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तथा नशीली दवाई तथा शराब पर क्या प्रतिबंध लगाएगी। यानी कि सरकार, अनुच्छेद 47 बोला गया कि सरकार पेशायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। नशीली दवाई तथा एवं शराब पर क्या प्रतिबंध लगाएगी, नशीली दवाई एवं शराब पर क्या प्रतिबंध लगाएगी बोला गया, शराब पर क्या प्रतिबंध लगाएगी। अनुच्छेद 47 में बोला गया सरकार पेशायुक्त आहार यानी कि पोषायुक्त सरकार पोषायुक्त आहार यानी कि पोषण से भरपूर मात्रा में जो आहार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, और नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, रोक लगा देगी। ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 47 में बोला गया। उसके बाद क्या, अनुच्छेद 48 में देखिए, अनुच्छेद 48 में क्या बोला जाता है कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। कृषि एवं पशुपालन, क्या बोला, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध बोला गया। ये किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 48 में बोला गया। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध आपको किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 48 में बोला गया है। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि इसका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच सके।